कहते हैं इफ अ वुमन इन द हाउस इज हैप्पी देन ओनली शी कैन कीप द एंटायर फैमिली हैप्पी। लेकिन अगर घर की महिला की सेहत अच्छी नहीं है या कोई दिक्कत है तो डेफिनेटली परिवार में खुशियां कैसे होंगी। और आज इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे जी मनी हेल्थ शो में जुड़ रही हैं डॉक्टर सारिका जायसवाल, जो कि एक लैप्रोस्कोपिक सर्जन है, ऑब्स्टेट्रिशियन है और एक सीनियर गायनेकोलॉजिस्ट हैं। पिछले 15 सालों से प्रैक्टिस कर रही हैं। कई सारे लोगों की इन्होंने लाइफ्स को ट्रांसफॉर्म किया है, कई सारे हॉस्पिटल से जुड़ी हुई हैं और जेनिथ कॉस्मेटिक सर्जरी सेंटर में फिलहाल ये काम कर रही हैं। डॉक्टर सारिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी मनी हेल्थ शो में। Thank you so much, Neha. Thank you so much for giving me this platform to educate the general population about the gynec problems. Thank you so much. We are glad. तो मैम हम शुरुआत कर रहे हैं आज की चर्चा में एंडोमेट्रियोसिस से। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि कहीं ना कहीं हम महिलाएं एक गायनेक चेकअप्स थोड़ा नेग्लेक्ट करती हैं, इग्नोर करती हैं, लगता है कोई दिक्कत आएगी तब जाएंगे। और वहीं पर ये जो बीमारी है एंडोमेट्रियोसिस ये जन्म ले लेती है। तो हमारे सभी व्यूअर्स को आप ये बताइए व्हाट इज एंडोमेट्रियोसिस और ये किस वजह से होता है? Endometriosis is a gynecological condition in which the inner lining of the uterus, जो हमारी बचदानी है उसकी इनर लाइनिंग बचदानी के अंदर के साथ साथ यूट्रस के बाहर भी ग्रो करने लग जाती है। एंड ये यूट्रस बाहर बहुत सारी प्लेसेस में ग्रो कर सकती है, फैलोपियन ट्यूब्स, ओवरीज, पेरिटोनियम और एब्डोमेन के जो दूसरे ऑर्गन्स हैं, यूरिनरी ब्लैडर मतलब पेशाब की थैली, लैट्रिन का रास्ता, इन सब जगहों पे भी इनर लाइनिंग ग्रो करने लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा इन्फ्लामेशन होता है और बहुत ज़्यादा एडिशंस मतलब चीज़ें आपस में चिपक जाती हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स एंडोमेट्रियोसिस में होती है। सो दिस इज़ द कंडीशन नोन एज एंडोमेट्रियोसिस। एंड जैसा आपने पूछा कि किन वजह से होती है, तो देयर इज नॉट अ सिंगल etiology, not a single cause for this endometriosis, and that is not hereditary, that is not caused by some environmental factors कि कुछ खाने की वजह से हो गया या गलत रहने की वजह से हो गया। This is the condition which we cannot prevent, and this can happen to any of the girl. It is not hereditary at all. ओके, सो मतलब मैम ऐसा नहीं है कि अगर किसी की मदर को है या मैटरनल साइड में किसी को एंडोमेट्रियोसिस है तो उनकी बेटी को भी इसकी संभावना रहती है, इसका कोई लेना देना नहीं है? इसका कोई लेना देना नहीं है। ओके, एंड मैम जैसे कि अभी आपने हमें एंडोमेट्रियोसिस के बारे में बताया, अब आप ये बताइए कि इसके क्या लक्षण हैं, क्या शुरुआती साइंस एंड सिम्टम्स हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो अभी आपको देख रहे हैं वो भी जानना चाहते हैं कि ऐसे कौन से लक्षण दिखने पर हम तुरंत डॉक्टर को दिखाएं। एंडोमेट्रियोसिस का बहुत ही पर्टिकुलर सिम्टम होता है प्रोग्रेसिवली इंक्रीजिंग डिस्मेनोरिया, मतलब धीरे धीरे करके जो मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। जब लड़की को मेंस्ट्रुएशन शुरू हुआ एट द एज ऑफ मिनार्की तो हल्के से क्रैम्प्स होते थे, लेकिन साल दर साल वो जो सीवियरिटी है क्रैम्प्स की वो बढ़ती चली जाती है। दैट इज वेरी पर्टिकुलर फॉर एंडोमेट्रियोसिस। Other is there is pain during intercourse, sexual activity में आपको पेन बहुत ज़्यादा होता है। थर्ड इज इसमें हल्का सा पेन पूरे समय विदाउट मेंसेस पूरे महीने थोड़ा थोड़ा पेन बना रहता है। फोर्थ, जब ये एंडोमेट्रियोसिस बढ़ जाती है तो ये आसपास के ऑर्गन्स को अफेक्ट करती है, जिसकी वजह से आपको यूरिन करने में पेन हो सकता है, आपको मोशन करने में पेन हो सकता है, आपको इवन व्हेन इट इज सीवियर द इंटेस्टिनल मूवमेंट्स जो नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस है इंटेस्टाइन का वो होने में भी आपको पेन फील होता है। सो दिस द बेसिक प्रॉब्लम इज it is progressively increasing and the main symptom is pain. That is the particular for endometriosis. ओके, सो यानी कि अधिकतर ऐसा क्या होता है कि हमें हमारी मम्मी या फिर हमारी नानी कहती है कि पीरियड्स में दर्द तो आम बात है, आप पेन किलर ले लो ठीक हो जाएगा, सबको होता है। तो अगर ज्यादा दर्द है और वो दर्द बढ़ रहा है विद टाइम तो इसे नजरअंदाज ना करें, शायद वो एंडोमेट्रियोसिस का शुरुआती लक्षण हो सकता है।
एंड मुझे लगता है बहुत जरूरी है आजकल की सभी लड़कियों को ये बात जानना। एंड मैम एक और चीज आपसे जानना चाहते हैं, अधिकतर ऐसा मानना है कि 40-50 यानी मीनोपॉज के बाद ही सारी गायनिक प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं। तो एंडोमेट्रियोसिस की शुरुआती एज क्या है? व्हिच एज ग्रुप इज मोर प्रोन टू इट? क्या ये एक 17-18 साल की लड़की को भी हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, एंडोमेट्रियोसिस एक ऐसी गायनेकोलॉजिकल कंडीशन है जो कि कम एज ग्रुप में ज्यादा होती है, बिकॉज जो इसका मैकेनिज्म है, जो होने की प्रक्रिया है, वो जो मेन फिनोमेना है वो ये है कि मेंस्ट्रुएशन के दौरान जो ब्लड बाहर की तरफ निकलता है यूट्रस से, उसमें से कुछ ब्लड रिट्रोग्रेड फैलोपियन ट्यूब्स की तरफ चला जाता है और फिर वो में आ जाता है। तो बेसिकली ये फर्स्ट फिनोमेना है जो माना जाता है एंडोमेट्रियोसिस की होने की प्रक्रिया में। तो जैसे ही लड़की को मेंस्ट्रुएशन शुरू होते हैं, इस बीमारी की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो 14 में मेंसेस शुरू हुए हैं, शुरू के 1-2 साल में थोड़ा बहुत दर्द होता है, बहुत ज्यादा नहीं समझ में आता है। जब ये बढ़ जाता है, एडिशंस बढ़ जाते हैं, फाइब्रोसिस बढ़ जाती है, तो 2-3 साल के बाद फिर ये काफी ज्यादा समझ में आने लगता है। तो सबसे ज्यादा जो कॉमन एज ग्रुप है दैट इज फ्रॉम 17 टू 25-30 ईयर्स के बीच में सबसे ज्यादा ये एंडोमेट्रियोसिस देखने में आता है। एंड मैम एक और चीज जानना चाहते हैं कि अगर किसी को एंडोमेट्रियोसिस है, सो डज इट अफेक्ट द फर्टिलिटी और द चांसेस टू गेट प्रेग्नेंट आल्सो? क्या ये कंसेप्शन में भी एक हर्डल बनता है? Definitely. It is the second most common cause of infertility in females after PCOD. It is the second most common cause. जैसा मैंने आपको बताया कि एंडोमेट्रियोसिस अल्ट्रासाउंड में डायग्नोज करना डिफिकल्ट होता है। कोई भी पेशेंट जो गायनेकोलॉजिस्ट के पास आता है तो फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन जो हम कराते हैं वो अल्ट्रासाउंड कराते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली यदि ओवरी में कोई सिस्ट, चॉकलेट सिस्ट, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट नहीं है तो एंडोमेट्रियोसिस अल्ट्रासाउंड में पकड़ में नहीं आता है। हाँ, यदि लेटर स्टेज ऑफ एंडोमेट्रियोसिस है जिसमें कि बहुत ज्यादा एडिशंस बन गए हैं, आपका ब्लैडर आके चिपक गया है यूट्रस से, आपका रेक्टम आके यूट्रस से चिपक गया है, उस समय कुछ सोनोग्राफी में चीजें दिखने लगती हैं कि बहुत ज्यादा एडिशंस हैं, तो हम एक अनुमान लगाते हैं इट मे बी एंडोमेट्रियोसिस, क्योंकि इसकी कोई पहले सर्जरी नहीं हुई है तो एडिशंस का कोई और कारण नहीं है associated with menstrual cramps, so it can be endometriosis. That is the diagnosis, and to confirm it we have to do laparoscopy only. So the main diagnostic procedure for endometriosis is laparoscopy. That's it. Okay. and मैम आपने हमें डायग्नोसिस बताया, बीमारी के बारे में भी बताया, और ये बताइए कि अब इसका इलाज कैसे होता है? क्या सिर्फ नॉर्मल ओरल मेडिकेशन से होता है या इसके लिए कोई सर्जिकल प्रोसीजर होता है? Yes. The thing is, if we diagnose endometriosis early, it can very well managed by medication. But as you say कि महिलाएं अपनी हेल्थ को बहुत इग्नोर करती हैं, चेकअप्स के लिए नहीं जाती हैं, तो ये मोस्ट ऑफ द केसेस में बहुत लेट डायग्नोज हो पाता है. In those cases we try for medication, but if it is not at all controlled with medication, we have to go for surgery. And if the patient is not having any children, then we do laparoscopic surgery, that is fertility preserving surgery. And if it is diagnosed very late, after the age of 40-45, we may have to remove uterus also for this. In medication, there are so many medication nowadays which can control the symptoms of the endometriosis, basically pain and the irregular bleeding. These two symptoms are very well managed by the medication, but the thing is the patient should come to us early for their complaints, so that we can start the medication early. ओके, सो यहाँ पर बात हो रही है कि चेकअप कराना सबसे ज्यादा जरूरी है. कुछ अगर दिक्कत नहीं भी है ना तो एक बार आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट को जरूर दिखाइए. अच्छा मैम, हमेशा वो जैसे आपने बोला कि महिलाएं इग्नोर करती हैं हेल्थ चेकअप, अगर एंडोमेट्रियोसिस सही समय पे डायग्नोस नहीं होता है और अनट्रीटेड रह जाता है तो आगे चलकर ये क्या हो सकता है? Yes. It is very dangerous to ignore endometriosis because it involves each and every organ of your abdomen. So if it involves the fallopian tubes are blocked, you will not become pregnant. And the uterus itself is not healthy for the pregnancy. So if you at all become pregnant, there are chances of abortions also. Second, if you ignore the endometriosis, it can affect your urinary bladder. I have seen recently in last month a patient, a very young girl that is around 22-23 years, and when she was not at all complaining of pain because
I will say that the threshold for pain is different for everyone. So that patient was not at all complaining of pain. The only thing was she came to us for infertility. कि बच्चा नहीं हो रहा है इसलिए हम आए. And when I examined her, it was all frozen. I was not able to move her uterus at all. And in sonography there was a cyst, and we advised for the surgery. And when we opened, everything was frozen. The uterus was adhered to the bladder. मतलब यूरिनरी ब्लैडर, पेशाब की थैली से यूट्रस इतनी बुरी तरह चिपका हुआ था कि उसको निकालना, उसको अलग करना इतना मुश्किल हो रहा था. इन दीज केसेस दीज पेशेंट्स स्टार्ट ब्लीडिंग फ्रॉम यूरिन आल्सो. यूरिन में भी ब्लड निकलने लग जाता है, देन मोशन में भी ब्लड लग जाता है, क्योंकि वो वहाँ भी ब्लैडर में भी घुस रहा है, रेक्टम में भी. तो ये सारे जो है एडवांस्ड केसेस में सामने आते हैं. एंड इस एरा में भी वी आर सीइंग द पेशेंट्स की इतने लेट स्टेज में आ रहे हैं कि सब ब्लैडर में भी आपको यूरिन आ रहा है, मोशन में भी यूरिन आ रहा है, एंड उसके बाद भी आपको समझ नहीं आ रहा है कि कुछ गड़बड़ है, मतलब बहुत ज्यादा कुछ गड़बड़ है. राइट, यू आर एब्सोल्युटली राइट मैम, कि अगर इतनी सिवियरिटी बढ़ जाती है तब तो डेफिनेटली आपको, मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहती हूँ कि आपको अगर कोई दिक्कत नहीं भी है तब भी गायनेकोलॉजिस्ट का चेकअप तो करवाना ही करवाना है. एंड डॉक्टर, हमारा शो का एक सेगमेंट है टिप ऑफ द डे. एक छोटा सा टिप जो महिलाओं की सेहत से जुड़ा है, कोई भी टिप आप जो देना चाहें. As you say, Neha, the main tip is don't ignore your body. The body always gives signals. So don't ignore your body. And जो आपने कहा कि डिस्मेनोरिया यानी मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स को हमेशा लाइटली लिया जाता है कि ये तो होता ही है, तो आई वुड से कि यदि पीरियड के फर्स्ट डे में आपको हल्का सा पेन हुआ है और आपने यदि आधा पेन किलर, एक पेन किलर ले लिया, उसके बाद आप भूल गए, कुछ फील नहीं हो रहा है, देन इट इज ओके. बट इफ इट इज इन द सीवियरिटी कि आपको 1 या 2 टैबलेट्स लेने के बाद भी रिलीफ नहीं हो रहा है, देयर आर पेशेंट्स इनको इंजेक्शंस लगवाने जाना पड़ता है हर महीने, तो भी वो गायनेकोलॉजिस्ट के पास नहीं आते हैं. दे जस्ट टेक द पेन किलर फ्रॉम द केमिस्ट और फ्रॉम द जनरल प्रैक्टिशनर एंड दे फॉरगेट इट. So I will say कि just go to the gynecologist. That's it. Right, बिल्कुल आपने सही कहा कि नजरअंदाज मत करिए. थैंक यू सो मच डॉक्टर सारिका, आप हमारे जी मनी हेल्थ शो में हमारे साथ जुड़ी और इतनी अच्छी जानकारी आपने सबके साथ शेयर की. थैंक यू सो मच. थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच. तो ये थी डॉक्टर सारिका, जिन्होंने हमें बताया नजरअंदाज नहीं करना है अपनी सेहत को, और साइंस दिखते ही ना हमें जाना है डॉक्टर के पास. और यही हमारे जी मानी हेल्थ शो का मकसद है कि आपको मिले सही राय, सही गाइडेंस, सही सलाह. तो आज के एपिसोड में बस इतना ही. हम आपसे मिलेंगे एक नए एपिसोड में नए सुपर स्पेशलिस्ट के साथ. अगर आप भी किसी टॉपिक पर चर्चा देखना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके हमें बता सकते हैं. मीनवाइल स्टे ट्यून्ड फॉर जी मनी हेल्थ शो. अच्छी सेहत हमारा वादा. थैंक यू.